आज की इस वीडियो के अंतर्गत संस्कृत उपसर्ग नामक टॉपिक का हम यहाँ अध्ययन प्रारंभ करेंगे। संस्कृत शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपने द्वितीय भाषा में ली होगी, तो आप लोग में से जितने भी संस्कृत द्वितीय भाषा में ली है उन सभी को संस्कृत का पूरा सिलेबस मैं यहाँ उपलब्ध कराऊंगा। संस्कृत के प्रत्येक अध्याय की टॉपिक वाइज वीडियो आपको यहाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही साथ हम प्रत्येक टॉपिक से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे। जब हम व्याकरण के अध्ययन को समाप्त कर लेंगे उसके बाद हम पहुंचेंगे शिक्षा शास्त्र के अध्ययन की ओर, और शिक्षा शास्त्र से संबंधित सभी वीडियो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी एवं शिक्षा शास्त्र और शिक्षा शास्त्र से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आपको उपलब्ध वहां कराए जाएंगे। आइए मित्रों, संस्कृत का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है उपसर्ग, इसको हम प्रारंभ करते हैं। बहुत सरल सा टॉपिक है और आप आराम से उपसर्ग से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उनको आप आराम से हल कर लेंगे। आइए मित्रों, प्रारंभ करते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्गों की यदि हम बात करें तो उपसर्ग किसको कहा जाता है, क्या कहलाते हैं उपसर्ग? तो देखिए, उपसर्ग की एक सामान्य सी जो परिभाषा होती है वो छोटी सी परिभाषा मैं यहां लिख देता हूं। वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में लगकर वे शब्दांश जो शब्दों के पूर्व में लगकर उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उनका अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। आप लोग एक चीज का और ध्यान रखें, आप सभी अपने कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें। आप साथ ही साथ पूरे नोट्स आप संस्कृत के व्याकरण के इससे बना सकते हैं। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हमारा जो कोचिंग का कंटेंट है वो बाहर इस प्रकार निकल जाएगा, ऐसे हमें कोई इस प्रकार की कोई हमारी थिंकिंग नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जितने लोग हमसे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जितने लोग हमसे जुड़े हैं उन्हें पूरा फायदा इसका मिले। तो आप अपने कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें जिससे आप इन अपने पूरे सेल्फ नोट्स तैयार कर सकते हैं। चलिए, तो उपसर्ग की ये सामान्य परिभाषा होती है। अब देखें उपसर्ग का अर्थ क्या है। जैसे हम बात करें, मेरे पास शब्द लिखा हुआ है उपकार, उपकार शब्द मेरे पास लिखा हुआ है। अब इस उपकार शब्द के यदि यहां पर, पूर्व का मतलब है पहले, यहां पर अगर पूर्व में मैं इसमें प्रत्यय उपसर्ग लगा दूं तो जब इन दोनों को जोड़ने के बाद, उपसर्ग और मूल शब्द को जोड़ने के बाद जो शब्द हमारे पास बनकर तैयार होगा वो शब्द बनेगा यहां प्रत्युपकार। ये जो प्रत्युपकार शब्द है ये बना है यण संधि के कारण। जब हम संस्कृत में यण संधि पढ़ेंगे तो वहां हम आपको बताएंगे कि ये प्रतीक प्लस उपकार बराबर प्रत्युपकार शब्द किस प्रकार बना। अब यदि आपसे यहां पूछा जाएगा कि बताइए प्रत्युपकार शब्द में उपसर्ग है, अब देखना हमें उपसर्ग पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। आपसे पूछा जाएगा प्रत्युपकार शब्द में निम्न में से कौन सा उपसर्ग है। पहला ऑप्शन आपको वहां मिलेगा वो होगा प्र, दूसरा ऑप्शन आपको वहां मिलेगा वो मिलेगा प्रत, तीसरा ऑप्शन आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा प्रत्य, और चौथा ऑप्शन जो आपको मिलेगा वो मिलेगा प्रति। इस प्रकार आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। तो प्र, प्रत, प्रत्य और प्रति। तो देखें आप, यहाँ ये दोनों तो कोई उपसर्ग होते ही नहीं है। संस्कृत में हम मूल उपसर्गों का अध्ययन करेंगे, वहां आपको पता चलेगा कि संस्कृत के मूल उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। लेकिन अभी आपको यहाँ मैं बता रहा हूँ कि ये दोनों उपसर्ग होते नहीं है। तो एक तो संस्कृत में प्र उपसर्ग होता है और एक संस्कृत में प्रति उपसर्ग होता है। लेकिन प्र उपसर्ग यदि यहाँ लगेगा तो प्र उपसर्ग निकलने के बाद शब्द बचेगा अकेला त्युपकार, त्युपकार। अब आप एक चीज और यहाँ याद रखें, उपसर्ग या प्रत्यय जब भी कभी शब्द में से अलग किए जाते हैं तो शब्द में से यदि आप उपसर्ग और प्रत्यय अलग करते हैं तो उपसर्ग और प्रत्यय अलग होने के बाद आपके पास मूल शब्द जो बचे वो सार्थक होना चाहिए। यदि वो शब्द आपका सार्थक नहीं होगा तो आपने जो उपसर्ग और प्रत्यय उसमें से निकाला है वो कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। जो शब्द बचेगा वो शब्द कहीं ना कहीं सार्थक होना चाहिए। तो अकेला इसमें हम त्युपकार शब्द यदि निकाल देते हैं तो त्युपकार शब्द यहाँ गलत हो जाएगा, तो प्र उपसर्ग इसमें नहीं हो सकता। तो यहाँ उपसर्ग क्या हो जाएगा हमारा प्रति उपसर्ग होगा।
आइए संस्कृत के मूल उपसर्गों का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। लेकिन मूल उपसर्गों का अध्ययन प्रारंभ करने से पहले एक प्रश्न जो यहाँ सबसे अधिक बनता है उपसर्ग में से, उसके बारे में चर्चा की जाए। अगला प्रश्न यहाँ बनता है कि संस्कृत में उपसर्गों की संख्या कितनी है? उपसर्ग संख्या कितनी है? यदि हम उपसर्गों की संख्या की बात करें तो संस्कृत में जो उपसर्गों की संख्या होती है वो होती है 22, 22। संस्कृत में 22 उपसर्ग पाए जाते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं। लेकिन जब आपको वहां ऑप्शन मिलेगा तो आपको वहां ऑप्शन में 22 नहीं मिलेगा, वहां आपको संस्कृत में लिखा हुआ मिलेगा, और संस्कृत में 22 को कहते हैं द्वाविंशति। द्वाविंशति वहां आपको लिखा मिल जाएगा द्वाविंशति। तो आप इस द्वाविंशति को ध्यान से देखें, क्योंकि वहां 22 आपको संस्कृत में इस प्रकार लिखा मिलेगा कि आप चारों ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इनमें से 22 कौन सा है। संस्कृत में इस प्रकार वो लिख देते हैं द्वाविंशति, या कुछ और ऑप्शन बना देंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 22 को क्या कहते हैं, हम द्वाविंशति कहते हैं। आइए संस्कृत के इन 22 मूल उपसर्गों का अध्ययन यहां से करना हम प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग क्या है, फिर हम देखेंगे कि इस उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं। वैसे तो उपसर्ग के अर्थ की बात की जाती है, लेकिन हमारी शिक्षक भर्ती परीक्षा में उपसर्गों का अर्थ इतना महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी मैं आपको अर्थ साथ साथ बताता चलूंगा। बनने वाले शब्द, इनके जो उपसर्गों के अर्थ होंगे वो मैं आपको साथ साथ वही सूचित करता चलूंगा। चलिए पहले उपसर्ग की यदि हम बात करें तो पहला उपसर्ग है हमारा प्र। पहला उपसर्ग है प्र। ये जो प्र उपसर्ग है, प्र उपसर्ग का अर्थ किया जाता है, प्र उपसर्ग का अर्थ होता है विशेषता बताने के लिए, विशेषता बताने के लिए, या किसी चीज को अधिक बताने के लिए, अग्र बताने के लिए हम प्र उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की यदि हम बात करें तो जैसे प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द आप देख सकते हैं प्रभार, प्रभारः, प्रकारः, प्रमाणः, प्रयोग, प्रवदति, प्राचार्य। तो ऐसे हजारों शब्द हैं, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो प्र उपसर्ग से बन सकते हैं, प्र उपसर्ग से जिनका निर्माण हो सकता है। तो यहाँ केवल मैं आपको उन शब्दों को लिखाऊंगा जो पेपर में अक्सर आते रहते हैं, जो अधिकतम पेपरों में आती हैं। उसके अलावा तो हजारों शब्द हैं जो इन उपसर्गों से बन सकते हैं। दूसरे उपसर्ग की यदि हम बात करें, दूसरा उपसर्ग हमारा होता है वो होता है परा। परा, परा उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है किसी भी चीज को नीचा बताने के लिए, हीन बताने के लिए परा उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम बात करें पराजय, पराभव, पराकाष्ठा। तो इस प्रकार आप परा उपसर्ग से संबंधित शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ये परा उपसर्ग से संबंधित शब्द है पराजय, पराभव, पराकाष्ठा, पराश्रम। तो इस प्रकार आप परा उपसर्ग से संबंधित और भी कई शब्द हैं जिनको आप निर्माण कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले उपसर्ग की ओर। तीसरा उपसर्ग अप। तीसरा जो हमारा उपसर्ग है वो तीसरा उपसर्ग है अप। अप उपसर्ग के बारे में यदि हम बात करें तो अप उपसर्ग का प्रयोग भी हीन भावना बताने के लिए किया जाता है, हीनता के लिए हम अप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें इससे बनने वाले शब्दों की तो अपवाद, अपकर्ष, अपहारम, अपहारम। तो इस प्रकार आप अप उपसर्ग से संबंधित शब्दों को निर्माण कर सकते हैं।
अप उपसर्ग से संबंधित शब्दों को आप बना सकती हैं। और भी आप यदि देखना चाहें तो अवनति, और भी कई शब्द हैं जो आप अप उपसर्ग से आराम से बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले उपसर्ग की ओर। अगला है उपसर्ग नंबर 4, वो है अब। सॉरी ये अवनति यहां नहीं आएगा, ये अब उपसर्ग में आएगा, ये गलत हो गया, अवनति नहीं आएगा। चलिए, चौथा उपसर्ग है आपका अब उपसर्ग की यदि हम बात करें तो अब उपसर्ग का प्रयोग भी नीचे, संस्कृत में कहते हैं नीचे, किसी भी चीज को नीचा बताने के लिए, या हम हिंदी की दृष्टि से कहें तो ऊनवाचक बनाने के लिए अब उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, किसी भी चीज को नीचा बताने के लिए। जैसे हम बात करें अवहारम, यहां आ जाएगा आपका अवनति, अवहेलनम, अवगच्छति। तो यहां आप आराम से अब उपसर्ग का प्रयोग कर सकती है। वो गलती से मैंने वहां लिख दिया था अवनति यहां आएगा। आगे बढ़े अगले उपसर्ग की ओर। अगला पांचवा उपसर्ग जो है हमारा, वो पांचवा उपसर्ग है सम उपसर्ग का प्रयोग समान, श्रेष्ठ बताने के लिए सम उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। और सम उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की यदि हम बात करें तो सम उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में आएगा हमारा संहार, संवदति, संशय, सम्मान, संयोग, तो इस प्रकार से सम उपसर्ग से संबंधित शब्दों को हम तैयार कर सकते हैं। अब आपसे पूछा जाए बताइए संयोग में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग होगा। आपसे पूछा जाए बताइए संबद्धति में कौन सा उपसर्ग है, तो सम उपसर्ग होगा। आपसे पूछा जाए संशय में कौन सा उपसर्ग है, तो संशय में भी सम उपसर्ग होगा। आगे बढ़ते हैं अगले उपसर्ग की ओर। उपसर्ग नंबर 6, निस। निस उपसर्ग का प्रयोग भी हीन भावना बताने के लिए करते हैं, नीचा बताने के लिए निस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है, या हम कह सकते हैं निषेधवाचक बताने के लिए नि उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। तो आइए देखते हैं निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हैं। हम कहें निष्कलंक, तो निष्कलंक में निस उपसर्ग होगा। हमने कहा निःशुल्क, निष्कलंक, निःशुल्क, निस्सारम, निस्सहाय, तो इस प्रकार आप निस उपसर्ग से संबंधित शब्दों को तैयार कर सकती हैं। अब आप देखेंगे यहां पर स ये वाला है, लेकिन यहां पर ये वाला सा है और यहां पर ये शीटी वाला सा है। तो ये जो श परिवर्तन होने की स्थिति है, ये स परिवर्तन होने की स्थिति आपकी समझ में आएगी जब हम संधियां पढ़ेंगे, तब आपकी समझ में आएगा ये श कब इस वाले श में बदलेगा, ये वाला स कब इस वाले श में बदलेगा। ये सारी चीजें हम वहां संधियों में क्लियर करेंगे। अभी तो आप केवल इतना समझ लें कि निष्कलंक में निस उपसर्ग, निःशुल्क में निस उपसर्ग, निस्सारम में निस उपसर्ग और निस्सहाय में निस उपसर्ग है। आगे बढ़ते हैं सातवें उपसर्ग की ओर। सातवां उपसर्ग है आपका निरुपसर्ग। तो निर उपसर्ग का प्रयोग भी किया जाता है रहित बताने के लिए, रहित या बिना के अर्थ में निर उपसर्ग का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसे हम कहें निर्दोष, निर्जन, निराकार, निर्गुण,
तो आप देख सकते हैं इन सभी में उपसर्ग कौन सा है, निरुपसर्ग है। निर्दोष, निर्जन, निराकार, निर्गुण। तो आप आराम से इसमें उपसर्ग निकाल सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा उपसर्ग होगा, निरुपसर्ग यहाँ पर होगा। चलिए 8वें उपसर्ग की हम यहाँ बात करते हैं। 8वां उपसर्ग कौन सा है, तो 8वें उपसर्ग की यदि हम बात करें तो 8वां उपसर्ग आपका आएगा, वो उपसर्ग है आपका दुस। दुस उपसर्ग। तो दुस उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है बुरा या हीन बताने के लिए। कोई चीज बुरी हो या हीन हो उसके लिए हम दुस उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें तो दुस्साहस, दुस्साहस, दुष्प्राप्य, जिसको प्राप्त करना कठिन हो, दुष्प्राप्य, दुशासन, दुशासन, और आप देखें दुष्कलंक, और देखें दुष्कर्म। तो इन सभी में दुस उपसर्ग होगा। अब यहां भी ये स्थिति है कि यहां पर सा ये वाला, कहीं ये वाला श, कहीं ये वाला सा। तो ये सारी चीजें आप जब संधियां पढ़ेंगे तो हाँ आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अभी आप केवल इतना समझें कि दुष्प्राप्य में, दुशासन में, दुष्कलंक में, दुष्कर्म में और दुस्साहस में, इन सभी में उपसर्ग कौन सा होगा, दुस उपसर्ग यहां पर होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करें उपसर्ग नंबर 9। उपसर्ग नंबर 9 की यदि हम बात करें तो उपसर्ग नंबर 9 है हमारे पास, वो है दुर। दुस उपसर्ग हमने देखा, अब हम बात करेंगे दुर उपसर्ग की। दुर उपसर्ग का अर्थ भी कठिनता के लिए, रहित के लिए, बिना के लिए दुर उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम बात करें तो दुर्गंध, दुर्गंध, दुर्दशा, दुर्वस्था, दुर्वस्था। आप एक चीज यहां देखें, ये दुर्वस्था, ये शब्द बिल्कुल सही होता है। हम अक्सर लिख देते हैं दुरावस्था, दुरावस्था, ये हम अक्सर बोलते हैं, ये शब्द गलत है बिल्कुल। आप देखें दुर उपसर्ग में जब अवस्था शब्द जुड़ेगा तो और इसको पूरा कर देगा तो र केवल पूरा होगा, ना कि दीर्घ, और शब्द बन जाएगा आपका दुर्वस्था। तो इसका आप ध्यान रखें, दुर्वस्था। और देखें दुर्गम, दुराचार। तो इस प्रकार के शब्दों का निर्माण आप दुर उपसर्ग से आराम से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 10वें उपसर्ग की यदि हम बात करें, 10वां उपसर्ग हम देखें तो 10वां उपसर्ग हमारा होता है, वो होता है वी। वी, वी उपसर्ग के बारे में यदि बात की जाए, वी उपसर्ग क्या है तो देखें वी। वी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है विशेषता बताने के लिए, विशेष बताने के लिए किसी चीज को हम वी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। वी उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की यदि हम बात करें तो विशेष, विकार, ये वी उपसर्ग से बनने वाला शब्द है व्यास, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है व्यास, व्याकरण, व्यास, व्याकरण, व्युत्पत्ति, ये सभी वी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। व्यास, व्याकरण और व्युत्पत्ति, ये तीनों शब्द बनते हैं यण संधि से। जब वी उपसर्ग में, एक में शब्द आपको तोड़ के बता देता हूं यहां पर केवल, वी उपसर्ग में जब हम आस जोड़ेंगे, आस, तो आप देखें ई के बाद असमान स्वर है, ई परिवर्तित हो जाएगा य में और ब रह जाएगा अपने स्थान पर आधा।
ई बदल जाएगा आधेय में और पीछे से लग जाएगा आस। बड़ा आ इसको पूरा कर देगा, लेकिन आप देखें बा आधा ही रहेगा, बा के बाद कोई स्वर नहीं है, तो यहां ये हो जाएगा या और ये बन जाएगा स। तो शब्द क्या बन जाएगा आपका? व्यास। आगे बढ़ते हैं। उपसर्ग क्रमांक 11। अब हम बात करें उपसर्ग क्रमांक 11 की। तो उपसर्ग क्रमांक 11 के अंतर्गत आप देखें 11वां उपसर्ग है आपका अंग। अंग, लेकिन ये लिखा रहता है इस प्रकार आ। आंग उपसर्ग होता है वास्तविक रूप में, लेकिन इसको आ लिखा जाता है केवल। ये जो आ उपसर्ग है या आंग उपसर्ग है, इसका अर्थ होता है संपूर्णता के लिए, जिसको हम कहते हैं भर, संपूर्णता या पर्यंत के लिए भी इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे हम कहें आजीवन, आमरण, आगच्छति, आवदति। तो आप यहां निकाल सकते हैं कि आ उपसर्ग जो है, इस आ उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन से हो जाएंगे आपके? आजीवन, आमरण, आगच्छति, आवदति, और भी तमाम शब्द हैं जिनमें आ उपसर्ग आ रहा हो, वे सभी शब्द से तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं उपसर्ग क्रमांक 12 की ओर। चलिए, उपसर्ग क्रमांक 12 की यदि हम बात करें तो उपसर्ग क्रमांक 12 है आपका नी उपसर्ग। नी, नी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है निषेध बताने के लिए, किसी चीज को निषेध या नकारात्मकता के लिए हम नी उपसर्ग का प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम बात करें तो निबंध, निबंध एक शब्द ये देखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है इसका, न्यून। नी उपसर्ग का ये मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है न्यून। नी प्लस ऊन, इससे शब्द बनता है आपका न्यून। न्यास, न्याय, नियोजन, तो इस प्रकार के शब्दों का निर्माण आप नी उपसर्ग से बड़े आराम से कर सकते हैं। ये सभी नी उपसर्ग से बनने वाले शब्द होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले उपसर्ग की ओर। अगला जो आपका उपसर्ग है, वो अगला 13वां उपसर्ग है, वो है अधि। अधि, अधि उपसर्ग का जो प्रयोग हम करते हैं, तो अधि उपसर्ग का प्रयोग अधिक के लिए या प्रमुख बताने के लिए, या हम कह सकते हैं अधि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है प्रधानता, अधिक या अग्र बताने के लिए भी हम अधि उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। तो अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की यदि हम बात करें तो ये बनेगा आपका अध्यापक। अगला हम देखें तो अध्यक्ष। इसके अलावा अगला देखा जाए तो अधीक्षक, अध्युड़ा, ये यण संधि से बनता है अध्युड़ा, अधि प्लस उड़ा, ये भी यण संधि है, इसमें भी यण संधि है और इसमें दीर्घ संधि है। अध्युड़ा, तो इस प्रकार के शब्दों का निर्माण आप यहां कर सकते हैं। तो ये होता है आपका अधि उपसर्ग। इसके बाद हम बात करते हैं अपि उपसर्ग की। अपि, अपि, अपि उपसर्ग का अर्थ होता है भी। भी के लिए अपि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अपि उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की यदि हम बात करें तो ये बनेंगे अप्यत्र, अपिधानम, अपितु। इस प्रकार से शब्द से अपि उपसर्ग से आपको मिल जाएंगे। अप्यत्र, अपिधानम, अपितु, इस प्रकार के शब्दों का निर्माण अपि उपसर्ग से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले उपसर्ग की ओर। यदि आप लोग लिख नहीं पाए हों बराबर, तो आप वीडियो को रिवाइंड करके फिर से लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। हमारा तात्पर्य है कि चीजें केवल आपको समझ में आनी चाहिए और याद होनी चाहिए। जब हम इससे संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करें तो उस समय प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए।
आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने अधिकतम साथियों तक इसको पहुंचाएं, जिससे वे सभी इसका फायदा ले सकें। चलिए अब हम बात करते हैं उपसर्ग क्रमांक 15 की। उपसर्ग क्रमांक 15 की यदि हम बात करें तो उपसर्ग क्रमांक 15 हमारे पास है, वो है अति। उपसर्ग क्रमांक 15 की यदि हम बात करें तो उपसर्ग क्रमांक 15 हमारे पास है, वो है अति। अति अति उपसर्ग है 15वां उपसर्ग। देखें ये जो अति उपसर्ग है, अति उपसर्ग का प्रयोग अधिकता बताने के लिए या हम कह सकते हैं अत्यय बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो देखें अति उपसर्ग से संबंधित शब्द हमारे पास कौन कौन से होंगे। तो अत्यधिक, यण संधि से बना है अत्यधिक, अत्याचार, अत्याधुनिक, अत्यधिक, अत्याचार, अत्याधुनिक, इन सभी इस प्रकार से शब्द आपके सामने तैयार हो जाएंगे। आगे बढ़े 16वें उपसर्ग की ओर। 15 उपसर्ग हमने यहाँ किए, 16वां उपसर्ग देखते हैं। 16वां उपसर्ग आपको दिया गया है, वो दिया गया है अभी। अभी जो 16वां उपसर्ग है आपका, वो 16वां उपसर्ग है आपका अभी। अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की यदि हम बात करें, अभी उपसर्ग का प्रयोग भी श्रेष्ठ बताने के लिए करते हैं। तो अभी उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की ओर यदि हम बात करें तो इससे बनेगा अभ्युदय, अभ्युदय, अभि प्लस उदय, अभिमान, अभिलाषा, अभ्युदय, अभिमान, अभिलाषा, अभ्यागत, एक और बना सकते हैं अभ्यर्थी, अभ्यर्थी। तो इस प्रकार से आप अभी उपसर्ग से संबंधित शब्दों का प्रयोग भी बड़े आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं उपसर्ग क्रमांक 17 की ओर। उपसर्ग क्रमांक 17 जो आपको दिया गया है, वो दिया गया है प्रति। उपसर्ग क्रमांक 17 जो आपको दिया है, वो दिया है प्रति। प्रति उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है की ओर के लिए, की ओर। इससे बनने वाले शब्दों की यदि हम बात करें तो प्रत्युपकार, प्रत्यक्ष, ये सब यण संधि से बनते हैं। प्रत्येक, प्रत्युपकार, प्रत्यक्ष, प्रत्येक, और भी आप देखें प्रत्यास्मरण, प्रत्यास्मरण। तो इस प्रकार से शब्द इस प्रति उपसर्ग से बनकर हमारे पास तैयार हो जाते हैं। अब हम बात करें अपने अगले उपसर्ग की, तो हमारा जो अगला उपसर्ग है, वो अगला उपसर्ग है परि। परि, परि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है चारों ओर के लिए। परि उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं चारों ओर के लिए। आपने शुरुआत से एक शब्द पढ़ा होगा पर्यावरण, ये शब्द आपने पढ़ा होगा पर्यावरण। कक्षा 5 की पुस्तकों से लगातार एक चीज आपको याद कराई जाती है कि पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जो कि दो शब्द हैं आपके परि प्लस आवरण, जिसमें से परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घेरे हुए, और शब्द बन जाता है पर्यावरण। तो वो यहीं आकर बनता है। तो परि उपसर्ग है, आवरण यहाँ मूल शब्द है, और यण संधि से जुड़ने के कारण शब्द क्या बन जाता है, पर्यावरण बन जाता है। तो पर्यावरण शब्द इसका उदाहरण होगा। पर्यावरण शब्द इसका उदाहरण होगा। इसके बाद इससे संबंधित शब्द और बनेंगे पर्यटक, परीक्षा, परि प्लस इच्छा, परीक्षक, पर्यटन, परि प्लस अटन,
देखो अटक और अटन, परे प्लस अटक तो शब्द बनेगा पर्यटक, और परे प्लस अटन तो हो जाएगा पर्यटन। अटन माने होता है घूमना, और परि माने चारों ओर, जब हम चारों तरफ घूमते हैं तो उसको कहते हैं पर्यटन, यानी घूमना फिरना। और पर्यटक, अटक माने होता है घूमने वाला, तो परि प्लस अटक जो चारों ओर घूमने वाला व्यक्ति है उसको कहा जाएगा पर्यटक। तो इस प्रकार ये शब्द यहाँ बनते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने 19वें उपसर्ग की ओर। 19वां उपसर्ग जो हमारा है वो 19वां उपसर्ग है उत, या कई कई जगह लिखा रहता है उद। तो इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, उत या उद दोनों ऑप्शन आपको पेपर में कभी साथ नहीं मिलेंगे, केवल एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, या तो आपको उत ऑप्शन मिलेगा या आपको उद ऑप्शन मिलेगा। जैसे मान लीजिए आपको वहां शब्द दिया गया उज्ज्वल, उज्ज्वल शब्द आपको वहां दे दिया गया। अब आपसे पूछा गया बताइए उज्ज्वल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो वहां घबराने की आवश्यकता नहीं है कि उत लगाएं कि उद लगाएं कि उज लगाएं, कुछ नहीं, वहां आपको या तो उत ऑप्शन में मिलेगा या आपको उद ऑप्शन में मिलेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं, बड़े आराम से आप इसको हल कर सकते हैं। तो उत या उद, तो इससे बनने वाले शब्द हो जाएंगे उज्ज्वल, उद्धार, उत्कंठा, उज्ज्वल, उद्धार, उत्कंठा, उद्गम, उच्चारण। तो इस प्रकार आप उत और उद उपसर्ग से संबंधित शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कई लोगों के मन में ये आ रहा हो कि नहीं सर बताओ, अगर मान लो दोनों ऑप्शन साथ आ गए, बाई चांस आ गए, तो फिर क्या किया जाएगा। तो फिर आपको चलना पड़ेगा संधि के नियम से। जसत्व संधि ये बताएगी आपको, इष्टुत्व संधि, इष्टुत्व संधि, उनसे फिर आपको पता चलेगा कि उत लगाया जाएगा या उद लगाया जाएगा। जब हम संधियां पढ़ेंगे तो फिर सारी समस्याएं आपकी बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं 20वें उपसर्ग की ओर, और 20वां उपसर्ग हमें दिया गया है, वो 20वां उपसर्ग है हमारा सु। सु, सु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है अच्छे के लिए, अच्छा, तो अच्छा के लिए सु उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। सु उपसर्ग से बनने वाला जो पहला शब्द है वो शब्द है आपका स्वागत। ये स्वागत शब्द भी बड़ी समस्या करता है, बड़ी परेशानी खड़ी कर देता है। तो आइए पहले स्वागत शब्द के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। स्वागत शब्द के बारे में यदि हम बात करें तो देखें, देखिए स्वागत शब्द को कई लोग क्या करते हैं, इसको दो तरीके से तोड़ते हैं। कई लोग इस स्वागत शब्द को दो तरीके से तोड़ने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं वो दो तरीके कौन कौन से होते हैं जिससे स्वागत शब्द को तोड़ा जाता है। कई लोग दो तरीके से इस स्वागत शब्द को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए क्या किया जाता है, स्वागत शब्द को तोड़ते समय कई लोग तो इसको तोड़ देते हैं सु प्लस आगत में, सु प्लस आगत में तोड़ते हैं। लेकिन कई जो विशेष होशियार व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि सर इसको स्व प्लस आगत में भी तो तोड़ा जा सकता है, अ और आ मिलने के बाद दीर्घ संधि हो रही है, इस प्रकार भी तो इसको हम तोड़ सकते हैं। तो संधि का नियम तो यहाँ सही बैठेगा बिल्कुल, कि आ से आ मिलने के बाद दीर्घ स्वर बनेगा, बड़ा आ बनेगा और शब्द बन जाएगा आपका स्वागत, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि सु प्लस आगत और स्व प्लस आगत, इन दोनों में क्या अंतर है। स्वागत शब्द को इंग्लिश में कहा जाता है वेलकम। क्या कहते हैं स्वागत शब्द को हम, वेलकम, यानी किसी का अच्छा आगमन होता है उसको स्वागत कहते हैं। तो अच्छा, तो सु माने अच्छा और आगत माने आगमन। तो अच्छे आगमन के लिए जो शब्द बनाया जाता है वो अर्थ की दृष्टि से सही शब्द वर्तनी क्या होती है इसकी, सु प्लस आगत, न कि स्व प्लस आगत। यदि आप इसको स्व प्लस आगत में तोड़ देंगे तो आपका फिर ये गलत हो जाएगा। सही इसका जो टूटेगा वो क्या टूटेगा, सु प्लस आगत। तो स्वागत तो सु प्लस आगत, तो स्वागत शब्द इससे बन गया। और देखें आप इससे बनने वाले शब्दों की श्रृंखला में और आगे देख सकते हैं, स्वागत के बाद आप बना सकते हैं स्वल्प, स्वल्प, और इससे संबंधित जो शब्द हैं उससे आप बना सकते हैं सुगंध माने अच्छी गंध, आप बना सकते हैं सूक्ति, सूक्तिम। तो इस प्रकार के शब्दों का निर्माण आप बड़े आराम से इससे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं उपसर्ग क्रमांक 21 की ओर। आपका ये जो उपसर्ग क्रमांक 21 है, उपसर्ग क्रमांक 21 हमारे पास है वो है उप। उपसर्ग क्रमांक 21 हमारे पास है उप। आप लोगों को दिखाई तो दे रहा होगा यहां तक, उपसर्ग क्रमांक 21 हो गया आपका उप। जब हम इस उप उपसर्ग की बात करें
तो उप उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है समीपता बताने के लिए, निकटता बताने के लिए हम उप उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। उप उपसर्ग का जो प्रयोग किया जाता है वो समीपता बताने के लिए या निकटता बताने के लिए किया जाता है। तो जैसे हम बात करें उप उपसर्ग से संबंधित शब्द, तो एक हो जाएगा आपका उपगंगम, उपरामम, और देखें उप उपसर्ग से बनने वाले शब्द उपमान, उपमेय, उपहार, उपहास, उपवास। तो बहुत सारे शब्द हैं जो आप उप उपसर्ग से बना सकते हैं, तमाम शब्द हैं ऐसे। अंतिम उपसर्ग की हम बात करें, जो अंतिम उपसर्ग है हमारा 22, लास्ट उपसर्ग है ये, 22वां उपसर्ग। दिखाई तो आप सबको आराम से दे रहा होगा 22वां उपसर्ग। तो आप देखें 22वां ये जो उपसर्ग है, ये जो अंतिम जो उपसर्ग है वो अंतिम उपसर्ग है आपका अनु। अनु अनु उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है योग्य या पीछे के लिए अनु उपसर्ग का प्रयोग हम करते हैं। तो अनु उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की यदि हम बात करें, तो जैसे आप देखें अनुकूलम, अनुकूलम, और देखें अनुरथम, और अनु उपसर्ग के शब्द हम बताएं तो अन्विति, ये यण संधि से बनता है, अनु प्लस इति। इसके बाद हम बनाना चाहें तो अन्वेषण, अनुसंधान। तो इस प्रकार से और भी काफी शब्द हैं जो हम अनु उपसर्ग से तैयार कर सकते हैं, अनु उपसर्ग से बाकी शब्दों को हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमने उपसर्गों का जो मूलभूत अध्ययन था 22 उपसर्गों का, वो मूलभूत अध्ययन हमने यहाँ पर समाप्त कर लिया। जो संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, इन 22 उपसर्गों को हमने यहाँ कर लिया। आशा है कि आप सभी को ये उपसर्ग समझ में आए होंगे। आप में से यदि कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाद में आप इसको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं, अपनी कॉपी में आप आराम से इनको देख सकते हैं। नोट्स आप साथ साथ जरूर बनाते चलें। पूरी संस्कृत व्याकरण आपको यहाँ वीडियो के माध्यम से कराई जाएगी। उसके बाद संस्कृत के शिक्षा शास्त्र की तरफ हम बढ़ेंगे। संस्कृत के शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उनको भी हल करने का हम प्रयास करेंगे। उपसर्ग के नामक टॉपिक को हमने यहाँ खत्म किया। अगली वीडियो में आपको उपसर्ग से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल कराया जाएगा, एवं उपसर्ग से संबंधित जो ऑनलाइन टेस्ट हैं उनकी लिंक आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, तो पहले आप लिंक पर जाकर टेस्ट दें, उसके बाद आप उस वीडियो को देखें, जिससे आपके जितने भी प्रश्न गलत होंगे उन सभी का सॉल्यूशन आपको वहां आराम से मिल जाएगा। आशा है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिकतम साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। कल पुनः इसी समय पे हम आपको फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।